हेलो गाइस। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछी है एनसीईआरटी की कि मॉडरेटर क्या होता है और कूलेंट क्या होता है, कंट्रोल्ड रॉड क्या होती है। सबसे पहले बता दूं कि ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को समझने से पहले आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो बहुत मतलब ज़्यादा ब्रॉड में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा जो है समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। क्योंकि बिना इसके आप मतलब जस्टिफाई और क्लियरलिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि उन तीनों में क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोल रॉड और क्या होता है कूलेंट। हालांकि आपकी फिजिक्स के एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ, बट लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो सकता है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताता हूँ या फिर न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताता हूँ। पहले देखिए, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनके नाम से ही चीज़ें क्लियर होती है। फिजन का मतलब ही होता है कोई चीज़ अलग हो रही है ना, यही तो होता है। कोई एक बड़ा सा कोई एलिमेंट है, उसके पास भी एक न्यूक्लियस है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस है। मैं बोलता हूँ एक बड़ा सा एटम है, वो एटम टूट टूट के ढेर सारे छोटे छोटे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल बना रहा है। एक बड़ी सी कोई भी चीज़ है, वो जब वो टूट टूट के छोटी चीज़ में बदल जाती है उसको हम बोलते हैं फिजन। अगर न्यूक्लियस चेंज हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको। तो देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है। अब ये जो फिजन और फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है, जनरली हम बाइंडिंग एनर्जी को पता करने के लिए ये सारे फिजन और फ्यूजन को कराते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितनी है। अब ये सब जानने से पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। देखिए, हमारा कोई भी एटम होता है उसमें उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास दो न्यूक्लियन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि भाई छोटा सा तो न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों होते हैं। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ही अंदर तो हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। भाई न्यूक्लियन को अलग करने के लिए करें इसलिए न्यूक्लियन हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कोई बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है। आप खुद ही सोचो, अगर कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ यूरेनियम है। अगर मैंने एक यूरेनियम लिया, उसके पास उसका न्यूक्लियस है। अब आपको पता है उसके न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट दूर होगी। इसका मतलब उसके पास जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसको हम कम एनर्जी भी अगर दे दे रहे हैं ना तो भी वो अलग हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपका यूरेनियम है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम हो गई। क्यों कम है बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि बहुत कम एनर्जी देने पे ही उनके जो न्यूक्लियॉन्स थे, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूक्लियन, वो अलग हो गए। लेकिन कोई छोटा जो मॉलिक्यूल होता है या फिर छोटा कोई एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं या फिर न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, उसको अलग करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि एटम्स तो छोटा है ना, तो आपस में बहुत तेजी के साथ बंधे हुए होते हैं, तो उनके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी ज़्यादा एनर्जी देने की वजह से इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है ना वो हाई होता है। आप दूसरी भाषा में आप इसको जान सकते हैं, एनसीईआरटी में एक फार्मूला दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बराबर होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई मास नंबर। इसका मतलब किसी का अगर मास नंबर, उसका भार ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। जैसे आपने यूरेनियम की बात किया, उसका जो मास है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है कम होती है। ऐसा लाइटर न्यूक्लियन में नहीं होता। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन की बात हुई। लेकिन जब भी हम कोई फिजन करते हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है जब कई छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के एक हम बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी निकलती है।
एनर्जी बाहर रिलीज होती है। हालांकि फर्क इतना है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन फिजन में इसके कंपेयर में कम एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, एनर्जी रिलीज दोनों में ही होती है। मैं आप फिजन की बात हम कर रहे थे। हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो जस्ट आने वाला है, वो फिजन का ही पार्ट था। देखिए, कोई भी बड़ा एटम है, ठीक है, उस बड़ा एटम में अगर हम फिजन लगातार करा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिजन कराने के बाद हम कुछ ना करें तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई एनर्जी भी तो निकल रही है, उस एनर्जी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि हम एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लेते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, फर्मेंटर लेते हो, कोई दूसरा वेसल से लेते हो, उसमें कोई ना कोई बनाते रहते हो ना, वैसे इसमें हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर लेते हैं। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को हमने डाल रखा है, फिर हम यूज करते हैं मॉडरेटर। देखो, मॉडरेटर एक ऐसी चीज होती है जो किसी चीज को मॉडरेट करती है। मीन्स किसी चीज की औकात बढ़ गई है ना, उसकी औकात को कम करने का काम करती है, उसको बोलते हैं मॉडरेटर। आपके एनसीईआरटी में ग्रेफाइट, बेरिलियम और डीटीओ, जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, ये तीन तरीके का मॉडरेटर दे रखा है। अब ये मॉडरेटर करता क्या है, जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमने एक जो है यूरेनियम का जो है एटम रखा हुआ है, आपको पता है हमें उसमें से फिजन कराना है, तो फिजन कराने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवानी पड़ती है। तो हम रैंडम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रॉन है बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में जो है आ रहे हैं, इस वजह से जो फिजन हो रहा है वो सही से हो नहीं पा रहा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो थर्मियोनिक न्यूट्रॉन होना चाहिए। मीन्स न्यूट्रॉन जो है वो स्लो होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, उस फास्ट न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, स्लो करने का काम करते हैं। स्लो कैसे करते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम मॉडरेटर को ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं वो स्लो हो जाते हैं और वो एक थर्मियोनिक न्यूट्रॉन की तरह काम करने लगते हैं और अच्छे से जो है फिजन होने लगता है। अब सोचने वाली भी ये बात ये है कि मॉडरेटर कैसे उस फास्ट न्यूट्रॉन को जो है स्लो करता है। सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर को डालते हैं, तो जो भी मॉडरेटर डाला, तो मान लो हमने D2O जैसे मॉडरेटर को डाला, तो उस मॉडरेटर का भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, तो उसकी न्यूक्लियस से जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है ना, वो आके कोलाइड कर ले, इलास्टिकली कोलाइड करता है। जब इलास्टिकली कोलाइड करेगा, तो इलास्टिकली कोलाइड करने से वो फास्ट न्यूट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है जो रिलीज हो जाती है। भाई कोलाइड कर लिया तो एनर्जी कुछ रिलीज हो गई, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऑटोमेटिक वो स्लो हो जाता है। अब स्लो जब हो गया ना, तो स्लो होने के बाद आसानी के साथ और बहुत ही आराम के साथ न्यूक्लियर का फिजन कराने लगता है और आगे का प्रोसेस चलता रहता है। हालांकि आपको एक बात ध्यान देना, एनर्जी भी निकल रही है, उष्मा के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो अब ये प्रोसेस आपका था मॉडरेटर का। तो फिर कंट्रोल रॉड क्या आता है। देखिए, कंट्रोल रॉड का भी संबंध उसके नाम से है, किसी चीज को कंट्रोल कर रहा होगा। अब किसको कंट्रोल कर रहा होगा ये जानना है आपको। पता है, जब आपने मॉडरेटर डाला तो मॉडरेटर का जो मेन काम था वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना था। न्यूट्रॉन को उसने स्लो डाउन किया, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से क्या हुआ, जब न्यूट्रॉन को उसने स्लो डाउन किया तो फिजन बहुत तेजी के साथ और आसानी के साथ हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता अगर हमने न्यूट्रॉन को स्लो नहीं किया, और अगर न्यूट्रॉन को स्लो कर दिया और फिजन अच्छा खासा हो रहा है, तो अगर न्यूट्रॉन्स को चेंज नहीं करेंगे तो भैया एक समय ऐसा आएगा फिजन करते करते वो तो खत्म कर देगा जिसमें आप उसको फिजन करा रहा है। इसीलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड। जनरली बोरान और कैडमियम की कंट्रोल रॉड को हम उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डालते हैं। जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो दोनों रॉड डालते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, तुरंत ही जो स्लो न्यूट्रॉन थे जो फिजन करा रहे थे ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जाहिर से अब आपको पता है, अगर वो स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब अब फिजन का प्रोसेस खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब तक
उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम उस कंट्रोल रॉड को डालेंगे, बोरान या फिर कैडमियम को, तब तक न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा। जैसे ही हम उस रिएक्टर से उस कंट्रोल रॉड को निकाल लेंगे तो फिर से जो है न्यूक्लियर फिजन जो है स्टार्ट होने लगेगा, चलने लगेगा। अब ये दोनों प्रोसेस तो हमको समझ में आ गया। अब कूलेंट का क्या काम है? कूलेंट का भी संबंध उसके नाम से, किसी चीज को कूल करा रहा होगा। अब आपको पता, जब किसी चीज का फिजन होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, निकल रही होती है, और आपको पता है एनर्जी जो ऊष्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब उस रिएक्टर के अंदर अब एनर्जी जो है ऊष्मा के फॉर्म में इकट्ठा हो रही, स्टोर हो रही है। अब उस ऊष्मा को, उस एनर्जी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कूलेंट का। अब ये कूलेंट पानी भी हो सकता है, जनरल वाटर, नॉर्मल वाटर H2O, एयर डाल सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके थ्रू भी हम कूलेंट का काम कर सकते हैं। इसको डालने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो ऊष्मा होती है वो सारे के सारे ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर फिजन का जो काम होता है वो बहुत ही आसानी के साथ और अच्छे से होता रहता है, चलता रहता है। इससे ये फायदा हो। और यही 3 लाइन जो है बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। आपको इसमें इसके वर्क को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेटर क्या करता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही आती है, कौन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर रहा है, कौन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन जो है कूलेंट की तरह काम कर रहा है, कब हम वाटर डाल रहे हैं, कब हम कैडमियम यूज कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की एकदम बेसिक इन्फ्लेमेशन थी। तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए, ये तो बात तो मैं भी मानता हूं, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, खासकर फिजिक्स एनसीईआरटी ने, उसकी जो लैंग्वेज है वो समझना थोड़ी टफ है। अगर आपको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है समझने में तो मेरी इस बात को जरूर समझिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।